वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था कहलाती है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी वह अवस्था जब बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, लॉजिकली सोचना प्रारंभ कर देता है, तो वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो देखिए वह अवस्था कहलाती है ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल देखिए कि बच्चों के सोचने में, ठीक है ना, बच्चों के सोचने में सहायक कारक निम्न में से कौन सा है? बच्चों के सोचने में सहायक कारक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता, अनुभव या ये सभी। क्या होगा आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, बच्चों के सोचने में सहायक कारक है आपका प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता, अनुभव यानी ये सभी। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला है कि बच्चे अपने सोच का सृजन स्वयं करते हैं, निम्न में से यह किसका मत है? पियाजे का, पेवलोव का, स्किनर का या कोहलबर्ग का? किसका है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए याद रखिएगा, है ना, पियाजे का कहना है कि बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, तो निम्न में से यह मत किसका है? ऑप्शन है पियाजे का, ठीक है, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का या पेवलोव का? किसका है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, क्रो एंड क्रो का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में? अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पूर्व किशोर अवस्था में। ऑप्शन सी, पूर्व किशोर अवस्था में। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर सवाल है कि बच्चे की, ठीक है ना, बच्चे की सोचने की, इसको मिटा देता हूं, बच्चे की सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना या अनुकरण के आधार पर सोचना? क्या होगा? बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, तर्क के आधार पर सोचना। नेक्स्ट सवाल यानी अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है कि किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, समस्याएं या उसकी बोलने की गति? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। अगला है अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या पेवलोव ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्किनर ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे सवाल आपकी परीक्षा के अनुसार, सिलेबस के अनुसार दिया गया है। सवाल है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं। अधिगम की गति कैसे तेज कर सकते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं आप, लंबा ऑप्शन है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा है शिक्षा के विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चौथा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हो जाएगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, है ना। अगला है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया। ऑप्शन है लेविन, स्किनर, हल या कोहलर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हल ने किया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वर्दीमर, थॉर्नडाइक, कोपका या कोहलर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अगला सवाल है कि बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि या ये सभी। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी याद रखिएगा। सीखने के लिए निम्न में से कौन सा जरूरी है। केवल अभ्यास, केवल अनुभूति या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है 14 नंबर कि बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम क्या है। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम क्या है। बहुप्रतिक्रिया नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। चलिए अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है। प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मसात का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। बाद बाकी प्रभाव का नियम है ना, उसके बाद अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, अगला है कि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक क्या है। दंड, पुरस्कार या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों का विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होने का प्रमुख कारण क्या है। अभ्यास की कमी, तत्परता की कमी, विद्यालय छोड़कर भाग जाने की आदत या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर सवाल है कि आपकी कक्षा में बच्चों का प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तत्परता, अनुकूल वातावरण, अभ्यास की कमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभ्यास की कमी। 19 नंबर है कि अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए इस समस्या का मुख्य कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अधिगम व्यक्तिगत होता है ना। अंतिम सवाल कि यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धि में सफल होना चाहिए, तो उसके लिए निम्न में से आप क्या अपनाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्न में से देखिए सबसे पहले बच्चों को की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, फिर बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, फिर अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा।